हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। हम लोग ने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस में। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे एनर्जी फ्लो यूनिवर्स में करते हैं। तो आज का टॉपिक है एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है, तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि एनर्जी फ्लो मॉडल ट्रेस द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का फ्लो होता है एक पाथ से होते हुए, और वो लिंक करता है बाय लिंकिंग द ट्रॉपिक लेवल विथ ईच अदर। वो हर एक ट्रॉपिक लेवल को लिंक करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, शोइंग द इनपुट एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जिस जिस ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी फ्लो गुजरता है, उस ट्रॉपिक लेवल में वो अपना एनर्जी इनपुट करता है, और जब वो एनर्जी इनपुट करता है तो उस ट्रॉपिक लेवल में चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो या डिकम्पोज़र हो, सब एनर्जी लॉस करते हैं, और इसी तरीके से एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फ़्लो करता है। कैसे फ़्लो करता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लिंडमैन साहब ने 1942 को एज्यूम किया कि जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो ट्रॉपिक लेवल में अरेंज्ड है, एंड द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होल्ड्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। और थर्मोडायनामिक का जो रूल है वो दोनों पे लागू होता है, मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो दोनों पे लागू होता है, ना कि एक पे। ये लिंडमैन साहब ने 1942 को एज्यूम किया था। मतलब कहने का मतलब एनर्जी फ्लो मॉडल जो है उन्होंने ही दिया था। वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10% लॉ। ठीक है, तो आइए जानते हैं। एक होता है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। ये नाम से ही क्लियर है कि ये सिंगल चैनल है, एक चैनल में एनर्जी फ्लो करेगा। तो इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस थ्रू फूड चेन। हम लोग सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जो एनर्जी का फ्लो होता है वो फूड चेन होते हुए होता है। ठीक, इस प्रक्रिया में इन दिस एनर्जी दैट सस्टेन द इंटायर इकोसिस्टम, एनर्जी पूरे इकोसिस्टम में फैलता है इस प्रक्रिया से होते हुए। सो इन ए सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, जो सिंगल चैनल में एनर्जी फ्लो होता है उस फ्लो ऑफ एनर्जी को यूनी डायरेक्शनल कहते हैं, वन वे कहते हैं, या सिंगल चैनल फ्लो कहते हैं। मतलब वो एक दिशा में एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एट्सेट्रा। वो एक साइक्लिक मैनर में फ्लो होते हैं और दोबारा रीयूज्ड होके किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा वो फूड चेन से मूव करते हैं। ठीक है, मतलब साइक्लिक मैनर में, ऐसे करके जो साइक्लिक मैनर मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिंगल फ्लो में, मतलब एक दिशा में ही फ्लो होते हैं और दोबारा रीयूज्ड होते हैं। हाउएवर एनर्जी इज नॉट रीयूज्ड इन द फूड चेन। लेकिन एनर्जी फूड चेन में रीयूज नहीं होता, एक बार लॉस हो गया वो लॉस हो गया, फिर एनर्जी को दोबारा बनना पड़ता है और दोबारा ट्रॉपिक लेवल से फ्लो होना पड़ता है। न्यूट्रिएंट तो दोबारा यूज़ होगा लेकिन एनर्जी दोबारा यूज़ नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी जस्ट फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर, हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स एंड सो ऑन। इसी दिशा में चलते चला जाएगा। सन से प्रोड्यूसर की तरफ। प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं, जो खुद से खाना बनाता है, ओन सेल्फ प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, जो घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोर से कार्निवोर्स, जो मांस मछली सभी कुछ खाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, इंटायर इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ प्राइमरी एनर्जी वेयर कट ऑफ। मान लीजिए जब हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, यदि एनर्जी खत्म हुआ, प्राइमरी एनर्जी वहाँ से हटा, कट ऑफ हुआ, तो जितने भी इंटायर इकोसिस्टम है, इंटायर सिस्टम में कोलैप्स कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें दो थिंग्स हमें क्लियर होती है, टू थिंग्स आर क्लियर। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक। वो दोबारा पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगा, वो सीधा चला जाएगा। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी किससे, सन से, फ्रॉम द सन। फिर वो ट्रांसफर्ड होते हैं इनटू केमिकल एनर्जी।
ठीक है, मतलब सन का रेडियल एनर्जी आया, रेडिएशन आया, फिर वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फिर ये जो एनर्जी होता है स्टोर्ड हो जाता है प्लांट टिश्यू, क्योंकि प्लांट ने ही तो एनर्जी कैप्चर किया था। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जब स्टोर्ड हो जाता है, फिर वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर्ड हो जाता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब अब मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, विच देन पास टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। इस तरीके से वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। जो कैप्चर्ड सोलर एनर्जी है वो नेवर रिटर्न बैक टू सन, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक कहा गया है। ये एक दिशा में आगे बढ़ जाएगा तो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब आइए, जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी डिक्रीज होता रहता है, और वो जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है, मतलब किसी न किसी रिएक्शन में भागीदारी लेता है। एंड ऑल्सो सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी यूटिलाइज्ड होते हुए चला जाता है। ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर देयर इज ए डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है तो एनर्जी टूटता भी है। फॉर्म ए कंसनट्रेटेड फॉर्म, मतलब मैकेनिकल और केमिकल से वो डिस्पर्स्ड होता है हीट फॉर्म में। रेडिएशन से एनर्जी आया, वो मैकेनिकल केमिकल होते हुए हीट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड हुआ और पूरे ट्रॉपिक लेवल में फ्लो किया। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर 100% एफिशिएंट। वो 100% उपयोगी नहीं होता एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमेशा याद रखना है। इट इज़ ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मान लीजिए 100% एनर्जी सन ने प्रोड्यूस किया, तो ये जरूर मान लीजिए कि 90% एनर्जी जो होता है वो एटमॉस्फेयर में हीट हो जाता है। सिर्फ 10% एनर्जी ही हर एक ट्रॉपिक लेवल में फ्लो करता है। ठीक है, इस चीज़ को मान लीजिए। तो ये था आपका सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल जो अभी तक हम लोगों ने देखा। अब आते हैं डबल चैनल और वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। दिस मॉडल depicts the simultaneously working of grazing and detritus food chain in an ecosystem। ठीक है, ये दोनों को देखता है, ग्रेजिंग को भी एंड डेट्राइटस फूड चेन को भी। ग्रेजिंग को भी एंड डेट्राइटस फूड चेन दोनों को ये डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल देखता है। अब ग्रेजिंग और डेट्राइटस क्या होता है हम लोग एक एक करके देखेंगे। इन नेचर both grazing and detritus food chain are interconnected in the same ecosystem। नेचर में क्या होता है कि चाहे वो ग्रेजिंग हो या डेट्राइटस फूड चेन हो, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। अब ये दोनों क्या होता है हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसको डबल चैनल कहा गया, क्योंकि दोनों का इंटरकनेक्टेड होता है। आइए मान लीजिए कि एक डेड बॉडीज है, किसका? किसी स्मॉल एनिमल्स का। दैट वेयर वंस पार्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। वो एक समय ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट था। ग्रेजिंग का मतलब होता है जो घास को चरता है। जैसे कहते हैं ना गांव घर में कि गाय भैंस घास को चर रहा है, जो घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, वो सब ग्रेजिंग फूड चेन में आते हैं। मान लीजिए वो एक समय ग्रेजिंग फूड चेन का हिस्सा था, लेकिन जब वो मर गया तब डिकम्पोजर आते हैं, उसको डेट्राइटस फूड चेन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, मतलब उसको सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन एज डू द फेसेस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब वो उसी के हिस्सा से निकलते हैं। अब आइए, इन सम केस ग्रेजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड इन अदर केस डेट्राइटस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब इस चीज़ को समझते हैं, मतलब किसी समय ग्रेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और किसी समय डेट्राइटस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैसे जानते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ईट्स प्लांट एंड देयर वेस्ट इज मिनिमल। दिस इज कॉमन इन मराइन इकोसिस्टम वेयर प्लांट्स आर द स्केर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं और उसका जो वेस्ट होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, लेकिन ये मराइन इकोसिस्टम में कॉमन देखा गया जहाँ पे प्लांट्स बहुत सारा है पानी के अंदर। लेकिन जब बात आती है डेट्राइटस फूड चेन की, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को मरना पड़ता है। डिकम्पोजेस होते हैं, मतलब वो सड़ते हैं, उनको बैक्टीरिया सड़ाते हैं, एंड प्रोवाइड फॉर फूड फॉर अदर, और दूसरे के लिए खाना बनाते हैं।
इससे क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर उनका जो बायोमास होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। बायोमास मतलब उनके शरीर से निकला हुआ हर एक चीज़ जो वजनदार हो, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को मरना पड़ता है और उनका शरीर जो है वो पूरे ज़मीन में मिलते हैं, उसी को हम लोग बायोमास कहते हैं। यदि ग्रेजिंग फूड चेन हो तो उनका वेस्ट कम होता है, लेकिन डेट्राइटस फूड चेन में वेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात आती है अनदर एग्जाम्पल, ये डेट्राइटस ग्रेजिंग को लेके कहा गया है। ओपन वाटर में पानी के ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट्स। ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट्स क्यों कहा गया है, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन इज ईटन बाय जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो पानी के अंदर में रहने वाले पेड़ हैं उनको कौन खाता है, जूप्लैंक्टन खाता है, ठीक। एट द लेक बॉटम, एकदम नीचे में, ये तो पानी के सतह पे था ऊपर में, लेकिन पानी के जस्ट नीचे डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट। अब उल्टा हो जाता है कि डेट्राइटस फूड चेन मतलब डेड ऑर्गेनिज्म आर ईटन बाय डेट्राइटस। मान लीजिए पेड़ पौधे खा के जूप्लैंक्टन नीचे की तरफ गए, वो जूप्लैंक्टन मर गए। अब क्या होगा, डिकम्पोजर आएंगे, अर्थवर्म आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वो मरे हुए को और ख़त्म कर देंगे। तो डेड ऑर्गेनिज्म आर ईटन बाय डेट्राइटस फीडर्स एंड डिकम्पोजर। तो दोनों अपने अपने जगह पे ज़्यादा है। ऊपर की तरफ में ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा है और नीचे की तरफ में डेट्राइटस फूड चेन ज़्यादा है, ठीक है। डेट्राइटस मतलब जो मरे हुए को ख़त्म करे। इन शॉर्ट, the type of food chain that dominates depend on the ecosystem and availability of food source। कहने का मतलब फूड चेन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, इकोसिस्टम पे भी, और कितना फूड है वहाँ पे उस पे भी वो डिपेंड करता है। जानते हैं इस तरीके से डबल एनर्जी फ्लो मॉडल चल रहा है, ग्रेजिंग से डेट्राइटस की तरफ, डेट्राइटस से ग्रेजिंग की तरफ। इन ग्रेजिंग चेन हर्बीवोर फीड ऑन लिविंग प्लांट, सही बात है, जो घास फूस खाने वाले जानवर और लिविंग प्लांट को खा लेते हैं। देयरफॉर दे डायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट पॉपुलेशन, मतलब मान लीजिए कोई बकरी है, वो डायरेक्ट प्लांट को इफेक्ट कर रहा है। व्हाट दे डू नॉट ईट इज अवेलेबल टू डिकम्पोजर आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट, जो कि उनके डेथ होने के बाद डिकम्पोजर को अवेलेबल नहीं हो पाता। एज ए रिजल्ट डिकम्पोजर्स आर नॉट एबल टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ देयर फूड। तो डिकम्पोजर को तो डायरेक्टली नहीं ना, मतलब प्लांट से एनर्जी मिलता, वो तो बायोमास के थ्रू ही ले पाएगा। बीच में जो हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स आते हैं उसी से वो अपना ले पाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो होता क्या है, इन वाई शेप्ड मॉडल, हमेशा याद रखिएगा वाई शेप्ड मॉडल जो होता है वो डबल फ्लो ऑफ एनर्जी सिस्टम में आते हैं। वन आर्म रिप्रेजेंट द ग्रेजिंग फूड चेन एंड अदर आर्म रिप्रेजेंट द डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। जो घास फूस खाने वाले हैं, ठीक है, वो ग्रेजिंग फूड चेन में आते हैं एक आर्म, जो डेट्राइटस होते हैं वो अदर आर्म में आते हैं, ठीक है। द टू आर्म डिफर फंडामेंटली, दोनों आर्म जो है वो एक दूसरे से डिफर है, ठीक है, इन सच ए वे दैट दे कैन इन्फ्लुएंस प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। मतलब दोनों आर्म एक दूसरे से डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही जो है वो प्रोड्यूसर को इफेक्ट पहुंचाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को इफेक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इन मराइन इकोसिस्टम में क्या हो रहा है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है इज द मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो मेजर पाथवे में होता है, ठीक, किस में, पानी के अंदर। लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ ग्रेजिंग एंड फूड चेन पाथवे, ठीक है, ये इंटर कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, डिकम्पोज ऑफ डेड एनिमल्स का सड़ना, मान लीजिए कोई जानवर मरा पड़ा है तो सड़ना उसका जरूरी है। फेसेस कंट्रीब्यूशन टू डेट्राइटस, फेसेस मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो डेट्राइटस के कंट्रीब्यूशन से आते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का इंटर कनेक्टेड है। आज हम लोग आगे की तरफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही लेंदी टॉपिक होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी फ्लो मॉडल को स्टार्ट किया। एनर्जी फ्लो मॉडल दो तरीके से होता है, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है, जो एक फ्लो में एनर्जी जाएगा वो रिटर्न नहीं होगा, और एक होता है डबल चैनल वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल जिसमें ग्रेजिंग और डेट्राइटस दोनों होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सल फ्लो ऑफ एनर्जी है इसमें आपको डायग्राम भी आपको दिखेगा कि कैसे सिंगल और डबल में होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तो जो भी मैंने आपको आज लेक्चर दिया है उसको आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं,
अपने नोट्स बनाने के लिए। और मैंने बहुत ही सीक्वेंस वाइज और सीरियल तरीके से ये लिखा है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 1 आपको कंप्लीट मिल जाएगा, साथ में यूनिट 8 भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। कहीं पे भी कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। यदि कोई टॉपिक छूटा हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप जाइए वहाँ पे देखिए। और यूनिट 1 और यूनिट 8 का जो भी पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ, ठीक है। और यूनिट 10 भी मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर दूंगा, दिसंबर 2025 एग्ज़ाम से पहले, ठीक। और अभी यूनिट 2 और 3 साथ में चलेगा, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये आपके एकेडमिक इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कोई सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीएचडी इंट्रेंस दे रहे हैं, वहाँ पे भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।